हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल में। तो कल के वीडियो में मैंने कार्ल मार्क्स के क्लास स्ट्रगल क्या है, एलिनेशन क्या है, उनका सरप्लस वैल्यू क्या है, इन सबों के विषय में बात किया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग फेमिनिज़म क्या है, फेमिनिज़म को किस किस मूवमेंट के तहत हम समझेंगे, तो ये सब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए मेरे वीडियो आप लोग को कैसे लग रहे हैं। तो ये जो फेमिनिज़म है ये भी कार्ल मार्क्स के अंडर में है। और जो हमारा फर्स्ट कोर्स है मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थॉट, उसमें पहला जो चैप्टर है, हमारा पहला यूनिट जो है कार्ल मार्क्स का, उनके विषय में ही है। तो वही मैं वीडियो दे रही हूँ और ये फेमिनिज़म के बाद इनका ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं मैक्स वेबर के विषय में बात करूँगी। तो आज हम देखते हैं कि फेमिनिज़म जो है उसे अगर हम एक मूवमेंट व उसे एक मूवमेंट व एक आइडियोलॉजी दोनों के अंतर्गत समझ सकते हैं। लेकिन जब हम फर्स्ट वेव और सेकंड वेव और थर्ड वेव, मतलब हम तीन वेव में फेमिनिज़म को समझेंगे। एक ही वेव में मैं आप लोग को नहीं समझाऊंगी, मैं इसका 3 वीडियो दूंगी और तीनों में बताऊंगी कि किस प्रकार से महिलाओं को उनके अधिकार मिले थे और किस तरह से सारी चीज़ें हुई थी। तो ये हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि जब हम फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव फेमिनिज़म को एक मूवमेंट की तरह समझने की कोशिश करते हैं, तो फेमिनिज़म को एक मूवमेंट की तरह समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि किसी भी मूवमेंट का जन्म कैसे होता है, जो मूवमेंट होता है उसका जन्म कैसे होता है, किस प्रकार से कोई मूवमेंट आती है। तो हाउ मूवमेंट बिगेन, ओके। तो और इसे जानने के पहले हमें अपना ध्यान इन 2 प्रश्नों पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा। पहला है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, व्हाट इज़, और दूसरा है व्हाट आर टू बी। तो अब हम देखते हैं कि हमारा ये जो प्रश्न है व्हाट इज़ जो है, ये हमें बताता है कि ये हमें बताती है कि जो हमारी प्रेजेंट की कंडीशन है वो कैसी है। इसके विषय में वो बात करता है कि जो प्रेजेंट की कंडीशन है वो कैसी है। और ये जो व्हाट आर टू बी है वो हमें बताती है कि जो हमारी प्रेजेंट की कंडीशन है वो कैसे होने चाहिए। तो क्लियर हुआ कि ये फेमिनिज़म को हम समझने के लिए 2 प्रश्नों को रखते हैं। तो पहला है व्हाट इज़, मतलब जो प्रेजेंट कंडीशन हमारी है वो कैसी है, और व्हाट आर टू बी, कैसी होनी चाहिए हमारी प्रेजेंट कंडीशन। अब ये जो 2 प्रश्न है, इनके आंसर में जब डिफरेंस आ जाए, मान लीजिए इन दोनों के आंसर में जब डिफरेंस आ जाए, दैट्स मीन कि अब कि जब भी हमारा जो प्रेजेंट कंडीशन है उसमें और जो कंडीशन होना चाहिए उसमें एक गैप आ जाए, एक डिफरेंट आ जाए, तो प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है। जब भी इन दोनों के बीच में चेंज आते हैं, परिवर्तन होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस होते हैं, तो यहीं से क्या होता है, हमारे लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ओके। अब हमें जब ये लगने लगता है कि हमारा ये जो प्रेजेंट कंडीशन है वो वैसा नहीं है जैसा इसे होना चाहिए, तब हम क्या करते हैं, हम अपने कंडीशन को बदलने की कोशिश करते हैं। चेंज इट स्टेटस को नीडेड, बदलने की कोशिश करते हैं हम इसे। ये जो हमारे गैप है व्हाट इज़ और व्हाट आर टू बी में, ये एक इंडिविजुअल के लिए अप्लीकेबल है। ये जो होता है वो एक इंडिविजुअल के लिए अप्लीकेबल है और एक पूरे ग्रुप के लिए, आई थिंक पूरी सोसाइटी के लिए अप्लीकेबल है। ओके। तो इस जो ये ग्रुप है इसको फुलफिल करने के लिए फुलफिल करने के लिए इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उनको हटाने के लिए हमें ज़रूरत होती है, ये जो स्टेटस होती है उसे बदलने की, जो हमारे स्टेटस होते हैं उनको बदलने की ज़रूरत होती है। यथार्थता को बदलने की के लिए हमें ज़रूरत होती है एक मूवमेंट की, एक आंदोलन की और एक विचारधारा की। यहीं से किसी भी मूवमेंट, आंदोलन की विचारधारा का जन्म होता है। अब यदि हम ये जो 2 प्रश्न हैं उसको महिलाओं के संदर्भ में पूछ कर देखें तो क्या होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हाउ वुमेन आर व्यूड आर ट्रीटेड इन सोसाइटी, महिलाओं को समाज में किस तरीके से देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है हाउ वुमेन आर व्यूड आर ट्रीटेड इन सोसाइटी, किस प्रकार से देखा जाता है और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। दैट मीन्स महिलाओं की जो कंडीशन है प्रेजेंट में वो कैसी है, यदि हम ये पूछते हैं
फिर हम पूछते हैं आपसे कि महिलाओं की जो प्रेजेंट कंडीशन है, हाउ वुमेन ऑट टू बी व्यूड एंड ट्रीट इन सोसाइटी, ये जो महिलाओं की इस प्रेजेंट की कंडीशन है वो कैसी होनी चाहिए, जब हम ये पूछते हैं और इन दोनों के आंसर में हमें डिफरेंट देखने को मिलता है, एक गैप मिलता है, तब ज़रूरत होती है स्टेटस कॉ को बदलने की, इसकी बदलने की ज़रूरत होती है। और जो ओवियस ये जो स्टेटस को है उसको बदलने की ज़रूरत होती है, और ये ऑब्वियसली हम मानते हैं कि ये एक डिफरेंट है, तो डिफरेंट है, तो ये कैसे होनी चाहिए, ये कैसे होता है और कैसे इन दोनों कंडीशन के बीच गैप है, तो अब ज़रूरत है इसे भरने की, और इसके लिए चाहिए एक मूवमेंट की आइडियोलॉजी, मतलब फेमिनिज्म वही मूवमेंट है, वही आइडियोलॉजी है जो इसे बदलेगा। एक फेमिनिज्म वही है। क्लियर हुआ कि जो प्रेजेंट चल रहा है महिलाओं की स्थिति में और जो प्रेजेंट चलना चाहिए, मान लीजिए यदि जो चलना चाहिए वो और जो चल रहा है वो सेम है, तब तो फिर कोई बात नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर जो चल रहा है उसके अपेक्षा जो नहीं जो चलना चाहिए वो ज़्यादा बेटर है, तो लोग वहाँ पे आंदोलन शुरू करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वुमेन एक्सपीरियंस जो है, यहाँ पे लिखा है मैंने, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जो वुमेन एक्सपीरियंस महिलाओं के अनुभव है समाज में उनका जो अनुभव है, इसे एक्सप्लेन करते हुए कुछ शब्दों का प्रयोग करें, तो आप किन शब्दों को चुनना पसंद करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, पहला है सबऑर्डिनेशंस, दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन और तीसरा है ऑपरेशंस। शायद हाँ या शायद ना, लेकिन जितने भी फेमिनिस्ट हैं वो तो यही मानते हैं कि हम इन शब्दों के माध्यम से ही महिलाओं के एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हो सकता है कि ये जो शब्द हैं सबऑर्डिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशंस, ये केवल किसी एक इंडिविजुअल महिला के लिए अप्लीकेबल ना हो, लेकिन जब हम ये बात जनरल करते हैं तब यही सही होता है। आप किसी भी सोसाइटी की बात कर ले, चाहे वो एंशिएंट हो, यहाँ पे लिखा है मैंने एंशिएंट हो, मेडिवल हो या मॉडर्न सोसाइटी हो, कोई भी सोसाइटी हो, तो हम देखते हैं कि चाहे वो कोई भी सोसाइटी हो, इसमें जो शब्द है, ये जो सबऑर्डिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशंस, ये जो वर्ड है, ये हर जगह आप लोगों को अप्लीकेबल दिखाई देंगे। और ऐसा क्यों, महिलाओं को इस तरह के एक्सपीरियंस क्यों फेस करने पड़ते हैं, तो इसके पीछे भी कुछ कारण है। तो हम देखते हैं कि समाज जो है, समाज का वो विचार जो एज ओल्ड व्यू है, यहाँ पे देखते हैं समाज का वो विचार जो एज ओल्ड व्यू है, इसमें ये माना जाता है कि महिलाएं जो होती हैं वो प्रकृति से ही कमज़ोर होती है। वुमेन आर बाई नेचर वीक, इरोशनल, कमज़ोर होती हैं, तो इसलिए ज़रूरत होती है कि महिलाओं को हमेशा प्रोटेक्शन व गाइडेंस में रखा जाए। किन के प्रोटेक्शन व गाइडेंस में, तो हम देखते हैं या तो हस्बैंड के प्रोटेक्शन में, और शादी के बाद हस्बैंड के प्रोटेक्शन में, और शादी के पहले फादर या ब्रदर के प्रोटेक्शन में। अब ये जो ओल्ड एज व्यू है अपना, जो ये है, ये जो समाज में बहुत पहले से मौजूद है, और आज भी अगर इस तरह के व्यूज़ को ढूंढने के लिए हम निकलेंगे समाज में, तो हो सकता है ये आपको मिल जाए कहीं ना कहीं, तो ये मिल जाएगा, चाहे वो डेवलपमेंट सोसाइटी हो या डेवलपिंग सोसाइटी, कोई भी कंट्री हो, कोई भी सोसाइटी हो, ये हमें ये जो एज ओल्ड व्यूज़ है, वुमेन आर बाय नेचर वीक, ये हमें देखने को मिल जाएंगे। ओके अब एग्ज़ाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि एग्ज़ाम्पल में हम कुछ समाजशास्त्रियों को कुछ देखते हैं। तो फिलोसफर हैं एरिस्टोटल, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एरिस्टोटल जो है वो एक बहुत बड़े फिलोसफर थे ये, उनके व्यू को देखते हैं हम यहाँ पे, क्या सोचते हैं वो इस बात को, यहाँ पे वो क्या सोचते हैं वो हम देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि द रिलेशन ऑफ मेल टू फीमेल इज़ बाई नेचर ए रिलेशंस ऑफ सुपीरियर टू इंटरफेयर एंड ऑफ रूरल टू रूल्ड। इन्होंने तो यहाँ पे साफ मान ही लिया, इन्होंने यहाँ पे साफ इस बात को मान लिया कि जो महिलाएं हैं वो महिलाएं वो वुमेन आर बाई नेचर इंटीरियर देन मेन देन हैव टू बी द रूल, वो शासित होने के लिए ही बनी है, और जो पुरुष हैं वो शासन करने के लिए बने हैं।
एरिस्टोटल ने यहाँ मान लिया, उन्होंने एकदम एक्सेप्ट कर लिया इस बात को कि जो महिलाएं हैं वो सिर्फ शासित होने के लिए बनी है और जो पुरुष हैं वो शासन करने के लिए बने हैं। क्लियर। तो अब देखते हैं कि थॉमस जेफरसन है, इनके विषय में हम देखते हैं इन्होंने क्या कहा। तो ये थॉमस जेफरसन जो है वो अमेरिका के ओल्डिंग फादर थे। इनसे पूछा गया कि क्या महिलाओं को पब्लिक ऑफिस देनी चाहिए, तो इन्होंने तो साफ मना कर दिया। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि वुमेन्स पोजीशन इज़ हाउस नॉट इन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक ऑफिस। क्लियर। इन्होंने ये कहा कि महिलाओं का जो पोजीशन है वो सिर्फ हाउस, घर में होना चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स और पब्लिक ऑफिस में। इन्होंने भी क्लियर कर दिया। अब हम बात चार्ल्स डार्विन की करेंगे। ये एक फेमस बायोलॉजिस्ट हैं, तो इनकी बात करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि बिलीव्ड दैट ए मैन इंटेलेक्चुअली सुपीरियर टू वुमेन। इन्होंने कहा कि इन्होंने भी इस बात को मान लिया कि जो पुरुष होते हैं वो इंटेलेक्चुअल सुपीरियर होते हैं और वुमेन से जिसने भी दिमाग को लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ये जितने भी तरह के कार्य हैं ये सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं नहीं। मतलब जितने भी इंटेलेक्चुअल वर्क हैं ये सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं नहीं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में इतने बड़े बड़े फिलोसफर, बायोलॉजिस्ट, ये सब लोगों का जब ये सोच था, ये थिंग्स था, तो जो नॉर्मल जनता थी, नॉर्मल लोग थे, उन्हें उनका वो क्या सोचेंगे, ये तो ऑब्वियस बात है कि वो इससे भी गए गुजरे सोचेंगे। तो इन लोगों के विचारों ने समाज को इतना प्रभावित कर दिया कि जब इनके विचार ऐसे होंगे तो महिलाओं को लेके इनके विचार अगर ऐसे हैं तो आप समझ सकते हैं कि बाकी के जो लोग हैं वो इस समाज में उनके महिलाओं के विचार को किस प्रकार से रखेंगे, महिलाओं के जो नेचर है, जो उनके हक है, उसको वो कैसे रखेंगे। तो आप क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि इनके विचारों को 18th सेंचुरी में, यहाँ पे बात करते हैं हम, यहाँ पे 18th सेंचुरी रिमेन अनचैलेंज्ड टिल 18th सेंचुरी। यहाँ पे 18th सेंचुरी में किसी ने, मतलब 18th सेंचुरी तक किसी ने चैलेंज नहीं किया था इनके इस विचारों को। किसका? ये जो थॉमस हैं, चार्ल्स डार्विन हैं और ये एरिस्टोटल है, इन लोग के विचारों को किसी ने चैलेंज नहीं किया। ये जो एज ओल्ड व्यूज़ है इसे किसी ने चैलेंज नहीं किया था। लेकिन ये चीज़ें बदलनी शुरू हुई कब? बट आफ्टर दिस सिचुएशंस वाज अबाउट टू चेंज। लेकिन कब? तब जब अमेरिका व यूरोप में, रीज़न यहाँ पे लिखा है मैंने, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज इन अमेरिका एंड यूरोप। जब अमेरिका व यूरोप में कुछ सोशल व इकोनॉमिक व पॉलिटिकल चेंजेस आने लगते हैं, तो ये चेंज क्या थे? खासकर ये जो चेंजेस थे वो ये थे कि जो लिबरलिज्म के जो आइडियाज़ थे वे धीरे धीरे अमेरिका से यूरोपियन सोसाइटी में धीरे धीरे स्प्रेड करने लगते हैं। और यहाँ इसके बाद क्या होता है कि कई फिलोसफर आते हैं और इसे प्रमोट करके वो लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी, इसके विषय में इसको रख देते हैं। यहाँ पे जब कुछ लोग आते हैं, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज होता है, तो यहाँ पे लोग लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी को रख देते हैं समाज में। फिर ये जो रिवॉल्यूशंस में इन मुद्दों को उठाया जाता है और धीरे धीरे समाज में जो लोग थे वो अपने आप को एक सब्जेक्ट की तरह न देखकर एक सिटीज़न की तरह देखने लगते हैं। यहाँ पे फ्रॉम सब्जेक्ट टू पीपल बिकम सिटीज़न की तरह देखने लगते हैं और उन्हें सिटीज़नशिप का अधिकार दिया जाने लगता है। सिटीज़नशिप एंड ऑल बेनिफिट्स एसोसिएटेड विथ इट अवेलेबल ओनली मैन। तो इन सब का जो बेनिफिट था वो, और उन्हें जो सिटीजनशिप का अधिकार दिया जाने लगा, वो सिर्फ उनके जो बेनिफिट्स थे वो केवल पुरुषों तक ही सीमित थे, महिलाओं को नहीं दिया गया। सिटीज़न उन्हें सेकेंड रेट सिटीज़न और चिल्ड्रेन, इन सबको एक गाइड में रखा गया था। वुमेन सेकेंड रेट सिटीज़न फेस्ड सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशंस में रखा गया। बच्चों को और औरतों को एक सेकेंड सिटीज़न में रखा गया और उन्हें कभी पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिया गया, या फिर सोशल इकोनॉमिक जो डिस्क्रिमिनेशन था उन्हें महिलाएं हमेशा फेस करती थी या फेस करना पड़ता था उन्हें। तो यहाँ पे हम बात करते हैं
भले ही आप डिवाइन रेट ऑफ किंग को चैलेंज कर दिया गया था, मतलब किसी ने डिवाइन रेट ऑफ किंग को तो चैलेंज कर दिया 18th सेंचुरी के बाद, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि अभी भी जो डिवाइन राइट्स हस्बैंड या डिवाइन राइट्स फादर ये जो था, इसको किसी ने अभी तक चैलेंज नहीं किया था। ओके। और सबसे दुख की बात ये है कि जो डिस्क्रिमिनेशन सोशल और पॉलिटिकल इसको समाज ने स्वीकार कर लिया था, और सबसे दुख की बात ये है कि इसे समाज ने स्वीकार किया और साथ ही साथ इसे जस्टिफाइड भी कर दिया। यदि आप इसे जस्टिफाइड कर, और हम देखते हैं कि यदि हम किसी पुरुष से पूछने जाते हैं, ठीक, यहाँ पे ये क्लियर कर सॉरी मैरी उल्ड यहाँ पे फर्स्ट चैलेंज मैरी उल्ड स्टोनक्राफ्ट ने किया था अपने बुक्स में। यहाँ पे देखते हैं कि सॉरी ये नहीं है, ये वाला है, हाँ। इसमें द पीरियड्स ऑफ वुमेन मूवमेंट्स बिटवीन 1848 टू 1920 इज कॉल्ड फर्स्ट वेव फेमिनिज्म। तो यहाँ पे जस्टिफाइड भी कर दिया गया। और देखते हैं कि महिलाओं को जो राइट्स टू वेट जो उनका राइट्स टू वे था उन्हें नहीं दिया गया था, नहीं दिया जाना चाहिए था। सोसाइटी में तो वो कहते हैं कि उनका जो इंटरेस्ट है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं, ना तो उन्हें राइट टू वोट देने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे यदि हम किसी पुरुष से जाके पूछते हैं कि महिलाओं को क्यों राइट्स टू वोट नहीं दिया गया, तो वो कहते हैं कि सोसाइटी में जो महिलाएं हैं वो इंटरेस्ट नहीं रखती, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं, ना तो उन्हें राइट्स वोट देने की क्या ज़रूरत है। यदि आप किसी फिलोसफर से पूछते तो उनका जवाब था कि महिलाओं के पास रीज़न नहीं है, तो वो किसी पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट में कैसे पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ये था। अब देखते हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट है एवं पॉलिटिक्स में रीज़न की ज़रूरत पड़ती है, और रीज़न सिर्फ मेंस के पास होता है, ये अजम्पशंस थे समाज के। और ये जो अजम्पशंस थे वो तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो अजम्पशंस थे समाज के, इसको सबसे पहले चैलेंज किया गया मैरी वॉल्टस्टोनक्राफ्ट के द्वारा। यहाँ पे देखते हैं कि इसे फर्स्ट टाइम चैलेंज किया गया था मैरी वॉल्टस्टोनक्राफ्ट के द्वारा। उन्होंने एक किताब लिखी, विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन 1792। इसमें इन्होंने कहा कि वुमेन एंड मेन इन इक्वल, मतलब इनके जो कैपेबिलिटी है वो इक्वल होता है मेन और वुमेन में, दोनों के पास रीजंस होते हैं। महिलाओं के पास भी विवेक होता है, और जो अधिकार पुरुष के हैं वो महिलाओं के भी होने चाहिए, यहाँ पे कहा गया। इस बात को उन्होंने खोल कर रख दिया अपने इस बुक में। इस किताब के पब्लिकेशंस के बाद ही आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट वेव फेमिनिज़म की शुरुआत हुई। तो ये जो किताब थी उसने मेन एंड वुमेन दोनों के बीच डिमांड को जन्म दिया। जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है महिलाओं के साथ, उसको एंड करने की ज़रूरत है, इस बात पर फोर्स दिया जाने लगा। और ये जो डिमांड 1848 में ऑर्गेनाइज्ड किया गया, द डिमांड्स टुक फॉर्म ऑफ ए ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट इन 1848। इसमें तो ये ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट अमेरिका में एक कन्वेंशन होता है, कन्वर्सेशंस होता है, जिसमें बहुत सारी महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं, और जिसे सीनिका फॉल्स कन्वेंशन द्वारा लागू किया जाता है। और यहीं पर महिलाओं की कैपेबिलिटी एक पुरुष के बराबर है, इस बात को डिफाइन किया जाता है। तो सेनिका फॉल्स कम्युनिकेशन जो था, इससे आप एक सम्मेलन की तरह से समझ सकते हैं, जो यूएसए में 1848 में किया गया था। और यहीं से फर्स्ट वेव फेमिनिज्म की शुरुआत होती है, 1920 तक चलती है। द पीरियड्स वुमेन मूवमेंट बिटवीन 1848 टू 1920 इज कॉल्ड फर्स्ट वेव फेमिनिज्म। अब ये जो 1848 से लेके 1920 तक का जो पीरियड है, इसे हम फर्स्ट वेव फेमिनिज्म कहते हैं। ओके, क्लियर हुआ कि जो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म है अपना, वो 1848 से लेके 1920 के पीरियड्स को बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें जो पॉलिटिकल और लीगल गाइड्स मिलने चाहिए थे, जो महिलाओं को पॉलिटिकल और लीगल्स इक्वालिटी मिलने चाहिए थे, गाइड्स मिलने चाहिए थे, जो मेन के पास अवेलेबल हैं, वो सब
हमारे पास भी होने चाहिए। इस फेमिनिस्ट में, फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट में यही कहा गया, और इसीलिए इसे राइट टू इट सफ्रोजिस्ट भी कहा गया। यहाँ पे लिखा हुआ है फुल सिटीजनशिप लाइक मैन, लीगल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, सफरेज टू राइट टू वोट सफरेजिस्ट। राइट टू वोट वुड सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। ये जो राइट टू वोट है, ये महिलाओं के साथ जो भेदभाव है इन सबको वो ख़त्म कर देगा, और महिलाओं की जो परेशानी है उसे वो ख़त्म कर देगा। तो हम देखते हैं कि मूवमेंट इन फोक्स्ड इन USA एंड ओके। तो इन अमेरिका में नेशनल वुमेन सफरेज एसोसिएशंस वाज established in 1869. In UK, Jess Mill put a proposal in House of Commons for giving women right to vote, but he was defeated. 1903 वुमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन established. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राइट टू वोट था वो राइट टू वोट ग्रांटेड टू वोमेन, महिलाओं के साथ जो भेदभाव था इस पर ध्यान दिया गया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 3 कीज़ बताए गए महिलाओं के भेदभाव को दूर करने के लिए। तो पहला था डिस्क्रिमिनेशंस। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वुमेन्स इशूज वाज डिस्क्रिमिनेशंस फोकस ऑन एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शंस। उन्होंने डिस्क्रिमिनेशंस को हाईलाइट किया और अपने प्रॉब्लम्स को सामने रखा। फिर है इमेनिसिपेशंस। इसमें उन्होंने वुमेन डिमांड, यहाँ पे उन्होंने अपने डिमांड को रखा कि उन्हें फ्रीडम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से उन्हें छुटकारा मिले, उन्हें मुक्त किया जाए, और इक्वालिटी। वुमेन वांटेड टू सी द मास्लिप्स इक्वल टू मेन इन ऑल रिस्पेक्ट। जिस प्रकार मतलब जो पुरुषों को जो रिस्पेक्ट मिल रहा है वो हमारे पास भी होने चाहिए, जो भी पुरुष के पास है वो उनके पास भी होना चाहिए। दे डिड नॉट डिमांड द ओवरथ्रो ऑफ इटेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोसाइटी। वो उनसे ज़्यादा नहीं लेकिन उनके बराबर पाने के लिए आंदोलन कर रही थी, और इसके विषय में बात हो रहा था। तो ये था हमारा फर्स्ट वेव फेमिनिज्म। फर्स्ट इन न्यू जीलैंडा इन 1893, यहाँ पे राइट टू वोट का अधिकार दिया गया था जीलैंडा में 1893 में। इन यूनाइटेड किंगडम 1918 में दिया गया। इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1920 में दिया गया। विथ द पैसेज ऑफ 19th कॉन्स्टिट्यूशनल ये क्या है अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत इन जगहों पे फर्स्ट वेव फेमिनिज्म मतलब महिलाओं को राइट टू वोट का अधिकार दिया गया। अब हम समझेंगे इसके बाद से कि सेकेंड वेव फेमिनिज्म क्या है। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म में हमने देखा कि यहाँ पर पॉलिटिकल इश्यूज जो थे उसमें जो महिलाओं के अधिकार थे वो दिए गए थे, और पॉलिटिकल इशू मतलब पॉलिटिकल अधिकार के साथ साथ उन्हें सोशल, इकोनॉमिक और ये एजुकेशन, इन सबों में भी दिया गया था। लेकिन अब सेकेंड वेव फेमिनिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वेव फेमिनिज्म। इसमें ये बताया गया कि महिलाओं को पॉलिटिकल राइट टू वोट देने का अधिकार दे दिया गया था फर्स्ट वेव फेमिनिज्म में। अब सेकेंड फेमिनिज्म हम नेक्स्ट डे समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारे। सो थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जितना हो सके इसे शेयर कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए। और 2 और बचा सेकेंड फेमिनिज्म, फिर थर्ड फेमिनिज्म, फिर ख़त्म हो जाएगा हमारा ये। और उसके बाद से मैं आइडियोलॉजी पे दूंगी वीडियो, और उसके बाद से फिर हम मैक्स वेबर को शुरू करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज़ मेरे वीडियो को देखने के लिए। और प्लीज़ जिसके पास भी मेरे वीडियो पहुंच रहे हैं आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कर दिया कीजिए। सेम मैं बार बार कहती हूँ कि मुझे इससे बहुत हौसला मिलेगा, और आप लोग का बहुत धन्यवाद रहेगा। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए और शेयर किया कीजिए। बस थैंक यू सो मच।